अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं आपके साथ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा और इस डिस्कशन में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। अहमद अबू बकर साहब भी इस डिस्कशन में हमारा साथ देते हैं। अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप सबको पता है एक बहुत बुरी ख़बर, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जो हैं वो हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए। उनके साथ उनके वज़ीर ख़ारजा थे और उन समेत 8 अफराद थे जो इस हादसे में जो है वो जाँ बहक हुए। पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत ज़्यादा ताज़ियत की गई है और दीगर जो ममालिक हैं उनकी तरफ से भी इसको एक बड़ा लॉस करार दिया गया है। इस अफसोसनाक वाक़े पे नुखैज़ साहब, पहले आपसे मैं बात करना चाहूँगी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? बहुत दुख की खबर है सुमेरा। कल रात से जब ये खबरें आना शुरू हुई तो पाकिस्तानी भी और हमारे ईरानी भाई भी और जो दुनिया में मुसलमान थे वो सारे परेशान हो गए और अल्लाह ताला से यही दुआ की जा रही थी कि कोई रहम की, कोई करम की खबर मिले। लेकिन जो वक्त गुजरता गया तो ये एहसास होता गया कि कोई अल्लाह रहम करे, कोई ऐसी खबर आ सकती है जिसकी हम तवक्को ना कर रहे। बिल्कुल सही। और वही हुआ फिर। सुमेरा, ये जो हेलीकॉप्टर का हादसा है ईरान के सदर का, इस पे मुख्तलिफ राय सामने आ रही हैं। एक राय तो ज़ाहिरी बात है, आपने भी सुनी होगी कि चूँकि इसराइल के साथ ताज़ा एक इवेंट हुआ था तो इसलिए ये ज़्यादातर शकूक व शुबात उसी तरफ जा रहे हैं कि उन्होंने ये कार्रवाई की है। और इस कार्रवाई, इस ख़बर में या इस राय में ज़्यादा वज़न इसलिए है कि इससे पहले भी इसराइल इस किस्म की कार्रवाई कर चुका है। लेटेस्ट उसने दमिश्क में जो ईरानी सफारतखाना था उसे निशाना बनाया, जिसके जवाब में फिर ईरान ने वहाँ वो अपने ड्रोन्स भेजे। अच्छा, एक राय ये भी है कि इसमें इसराइल इसमें मुलव्वस है, लेकिन किसी और पावर के साथ मिलके उसने ये कारनामा सरअंजाम दिया, सो कॉल्ड कारनामा। बिल्कुल सही। आपको याद होगा ये हादसे जो हैं ये किसी जो लोग नापसंद हों कुछ कुव्वतों को, उनके साथ अमूमन यही हादसे होते हैं। हमारे मुल्क में भी हुआ। बिल्कुल सही। आपको याद होगा 17 अगस्त था और देखने वाले समझते होंगे मेरा इशारा किस तरफ है, सदर ज़ियाउल हक की तरफ। जी जी बिल्कुल। और तकरीबन उससे मिलता जुलता ये हुआ है। अच्छा, अब इसमें आए कि इसमें हादसे के इम्कानात कितने हैं। जो सदारती जो हेलीकॉप्टर होते हैं वो कोई इतने मामूली नहीं होते कि वो इस इलाके से गुजरते हुए 2 तो निकल गए और तीसरा जो है वो यहाँ पे उसको हादसा पेश आ गया। बिल्कुल सही। तो ऐसे मौक़ों पे अगर कोई मसला हो भी जाए तो ये राब्ते में होते हैं, जो इनके पायलट्स होते हैं वो बता सकते थे कोई इमरजेंसी लैंडिंग है या इस बारे में, लेकिन इस बारे में मुझे नहीं अभी तक कोई पता चला। ताहम एक खबर है, मैंने अभी तक उसे कन्फर्म नहीं किया, लेकिन आपसे शायद डिस्कस हो रहा था जब हम बैठे हुए थे ऑफिस में, तो आपने कहा था कि अमेरिका ने ये कहा है कि हमारे पास उसकी पूरी फुटेज है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे प्रोड्यूसर साहब के। अच्छा, इसका मतलब नहीं मुझे समझ आया कि अमेरिका ने अगर ये कहा है तो उसका मतलब क्या है। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये हादसा क्या किसी और ने करवाया और हमारे पास उसका सबूत है, या हादसे की फुटेज, हादसा कैप्चर हो जाना, ये और चीज है। जी जी बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ जी, इस मौके आपको याद होगा जब ईरानी सदर आए थे पिछले दिनों पाकिस्तान में, कराची और लाहौर में खसूसन उस दिन बच्चों को स्कूल से छुट्टी थी और हाई सिक्योरिटी अलर्ट था। तो मुराद शाह साहब ने जो वज़ीर आला सिंध हैं उन्होंने इस बात का आज इंकशाफ भी किया कि वो छुट्टी इसलिए दी थी कि थ्रेट्स थे कि उनकी जान को खतरा है। तो थ्रेट्स तो उनको थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हादसे के इम्कानात पे ज़्यादा गौर करना चाहिए। इसमें जो ज़्यादातर जो तहकीक तो खैर ईरान करेगा ना इस मामले में, उनका तो इतना हाई ऑफिशियल जो है मर्डर हुआ है। तो मैं मर्डर इसलिए कह रहा हूँ कि इसके पीछे जब आप तहकीक में जाएंगे तो आपको यही मिलेगा उधर से जो इजराइल से, और इजराइल इस वक्त जिस पोजीशन में है ना जी नेतन्याहू, जी जी, इस वक्त उन्हें किसी भी सूरत में मुखालफिन को कुचलना है, क्योंकि खुद उनके अपने मुल्क में सही कह रहे हैं बदतरीन एहतजाज शुरू हो चुका है। हजारों आपने देखे होंगे, जी जी जी, बड़ी तादाद में लोग निकल आए और उन्होंने मुतालबा किया कि इलेक्शन करवाएं और इसको निकालें। बिल्कुल, यानी वो ये कह रहे हैं इजराइल वाले कि हम हमारे ही इतना अरसा हो गया आपने ये, अगर हमास के साथ ही आप जंग नहीं जीत पा रहे तो आपने तो हमें तनहा कर दिया अरब पट्टी में, कि अब तो सबको पता चल गया हमारी कितनी औकात है। ठीक हो गया, बिल्कुल। लिहाजा ये मेरा ख्याल है कि ये उसी की एक
उन्होंने हमले की, ठीक है जो इंतकाम लेना था ठीक है। वो शायद इजराइल ने वो इंतकाम लिया है ईरान के सदर से। ठीक हो गया। अबू बकर साहब, सिक्योरिटी थ्रेट्स तो उनको थे ही, जैसे भी नुखैस साहब ने बड़ी डिटेल में इसको बताया, तो कितने ज़्यादा चांसेस हैं कि ये कुदरती एक हादसा था या फिर वाकई उनको निशाना बनाया गया? देखिए जी, इसके मुतालिक तो चूँकि बहुत बड़ा अफसोसनाक सानिया है, पाकिस्तान अपने एक बहुत जो एक टेरिटोरियल कंट्री जो हमारा हमसाया है उसमें से एक अजीम लीडर से आप कह लें, एक बड़े दोस्त से पाकिस्तान महरूम हुआ है। लेकिन ये हादसा है या ये साजिश है, इस पर तो जो तफ्तीश होंगी, जो ईरानी तफ्तीशकार करेंगे, तो उसकी जो हमारे सामने फाइंडिंग्स आएंगी उसके मुतालिक कोई राय कायम करनी चाहिए। अपने तौर पर इस पर कोई बात करना इस वक्त चूँकि ईरान में एक शोक की कैफियत है, गो के वही शोक की कैफियत पाकिस्तान में भी, पूरे आलम इस्लाम में, या खुसूसन जो आलम अरब ऐसा है जहाँ शिया अक्सरियती जो है कंट्रीज़ हैं, उनमें तो इसकी पूरी रेजोनेंस के साथ जो है ना इसको इस दुख को और इस कैफियत को महसूस किया जा रहा है। उसमें किसी साजिश का अपने तौर पे बात करना तो ये उस दुख में मज़ीद इंजरी जो है वो ऐड करने वाली बात है। लेकिन बहरहाल इसका एक पर्सपेक्टिव तो है, और दुनिया भर में जो बड़ी शख्सियात होती हैं उनका जो इस तरह से डिपार्चर होता है, इस तरह जब वो आंजहानी हो जाते हैं तो उतनी ही ज़्यादा साजिश उसके गिर्द ढूंढी जाती है। क्योंकि जो लोग मोहब्बत करने वाले होते हैं इस तरह के पॉलिटिकल शख्सियात से, इस तरह के जो स्टेट्समैन होते हैं, वो हमेशा इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है उसके असबाब खारिज में ढूंढते हैं। सही। तो ईरानी भी यही सोचते होंगे, और उनकी एक हिस्ट्री भी है मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, इजराइल के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट ऑन गोइंग है इसको लेकर, या दुनिया भर की जो एक आप कह लें कि एक स्टेटस को एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ, तो तकरीबन कोई 30-40 साल की एक तारीख है ईरान की। सही। आप खामनाई साहब को भी देख लें, आयतुल्लाह खुमैनी साहब का दौर भी आप देख लें, जी जी। या जितने भी दरमियान में रूलर आए हैं, तो कंट्रोवर्सीज तो उनकी रहती हैं आलमी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। ठीक हो गया। तो इसको रूल आउट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इस हवाले से वो बड़ी शख्सियत थे कि ये मैं पहला दौर देख रहा था कि खुसूसन जो आलम अरब और अजम जो है वो इनकी क़यादत में डी एस्केलेशन हुई, उसमें बर्फ़ मेल्ट हुई, इसमें खुसूसन सऊदी अरब के और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े रिमार्केबल अंदाज में बेहतर हुए, इम्प्रूव हुए। तो इस तरह की लीडरशिप जो होती है, जो हमने तारीख़ी तौर पर देखें, जो मुस्लिम उम्मा को जोड़ने की बात करती हो, एक यूनिटी की बात करती हो, तो हमने देखा है कि ऐसे कैरेक्टर्स जो हैं वो रफ्ता रफ्ता हमें जाते हुए महसूस हुए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो देख लें, आप कज़ाफ़ी साहब देख लें, आप सद्दाम हुसैन देख लें, इस तरह के जो बड़े लीडर थे, या अनवर सादात थे, जमाल अब्दुल नासिर थे, तो इन लोगों का जाना जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह की जो इस्तेमारी कोशिशें होती हैं उनको मंजर आम से हटाने की, शाह फैसल को मैं भूल गया, तो ये जो बड़ी जितनी भी शख्सियात हैं ये इस तरह से गई नहीं हैं। तो इस हवाले से बहरहाल एक बड़े दुख की बात है, बड़ा हादसा है, बड़ा लॉस है मुस्लिम उम्मा को, और पाकिस्तान को खुसूसन के एक बड़े दोस्त से पाकिस्तान महरूम हुआ है। ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल, या चाहे ये हादसाती मौत थी या फिर उनका हुआ है, लेकिन ये मुस्लिम उम्मा के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, इसमें कोई शक नहीं है। अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। नवाज शरीफ साहब ने जो है उन्होंने खिताब किया और उन्होंने बात की, और बात में शिकवे हमें जो है वो ज़्यादा सुनने को मिले जब से वो पाकिस्तान आए हैं। यही बातें वो बार बार दोहरा रहे हैं कि मेरी पीठ में जो है वो बानी पीटीआई ने खंजर घोंपा, और इसके अलावा ना सिर्फ ये, इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि मेरे ख़िलाफ़ एक प्रॉपर साजिश हुई, मेरे पास ऑडियोज़ भी हैं। बार बार उसी बात को वो रिपीट कर रहे हैं। इस पे एक पैकेज देखते हैं उन्होंने क्या कहा, लबो लहजा क्या था उनका, देख के वापस आके फिर उसको डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या रीज़न है कि वो इस बात को भूल ही नहीं पा रहे हैं और बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में माजी का जिक्र तो तवातर से किया। अपने खिताब में उन्होंने अपनी मजलूमियत की दास्तान सुनाते हुए कौम से साथ ना देने का गिला भी कर दिया। मुझे गिला कौम से भी है, और फिर एक वज़ीर आज़म को झूठे केस में बेटे से तनख्वाह न लेने के जुर्म में फारिग कर दिया जाता और कौम खामोश बैठी रहे, ये भी कोई बात नहीं। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि मियां नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम रहे हैं और उन्हें 1997 में 2/3 अक्सरियत भी हासिल थी, तो ऐसे में उनका कौम से साथ ना देने का गिला अजीब लगता है। क्या उनके खिताब से ये मतलब अखज़ किया जाए कि वो कौम की हिमायत के बगैर ही 3 बार मुल्क के वजीर आजम बने? मुबस्सरीन के मुताबिक मियां नवाज शरीफ को 1981 से इक़्तिदार तश्तरी में रख कर दिया जाता रहा। कोई अवामी ओहदा ना रखने के बावजूद उन्हें पंजाब के खजाने की कुंजियाँ दी गईं।
गईं। फिर ज़ियाउल हक के दौर में ही उन्हें वज़ारत आला की मसनद पर बिठाया गया। मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत गिराई गई तो मियां नवाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला थे। जुनेजो हुकूमत के खिलाफ मुबैना साजिश में भी नवाज शरीफ का नाम लिया जाता रहा है। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि अपनी मजलूमियत की दास्तान सुनाते हुए मियां नवाज शरीफ को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी याद रखना चाहिए था, जिनकी हुकूमत को गिराने के लिए न सिर्फ उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया बल्कि अपने दौर इक़्तिदार में उनके खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात भी कायम किए। मियां नवाज शरीफ के दौर में ही शहीद बेनज़ीर भुट्टो के शौहर आसिफ अली जरदारी पर मुकदमात के अंबार लगाकर उन्हें पाबंदे सलासिल किए रखा। शहीद बीबी अपने बच्चों को गोद में उठाए जेल के बाहर शौहर से मुलाकात के लिए घंटों इंतजार में रहती। उन्हें उस वक्त दूसरों की मजलूमियत का ख्याल क्यों नहीं आया? मियां नवाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि 2013 में वज़ीर आज़म बनने के बाद बानी पीटीआई से मिलने उनके घर गए और बानी पीटीआई की फरमाइश पर बनी गाला रोड भी बनवाई। सब लोग बैठे हुए थे वहाँ पे। कौन कौन बैठे हुए थे? ये जहांगीर तरीन साहब भी वहाँ बैठे हुए थे और फिर उनके सरकर्दा लीडर्स भी वहाँ पे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी अच्छा जी बिल्कुल हम करेंगे, हम तैयार हैं। और उठने लगे तो मुझे उन्होंने कहा जनाब हमारी ये बनी गाला की सड़क बना दें आप। मियां नवाज शरीफ जोश खिताबत में कुछ ज्यादा ही बोल गए, क्योंकि उनके सड़क बनाने के दावे की तरदीद उनके अपने करीबी रफीक इरफान सिद्दीकी टीवी प्रोग्राम में कर चुके हैं। इमरान खान ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि मेरी रोड ठीक करा, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जब वापस जाते हुए नवाज शरीफ गुजर रहे थे तो कहने लगे यार ये सड़क बड़ी खराब है। उन्होंने उसी वक्त सीडीए को कहा कि सड़क बनाए। बनी गाला सड़क के हवाले से मियां साहब का दावा सच भी मान लिया जाए तो सवाल ये है कि क्या सड़क उन्होंने अपने जाती पैसे से बनाई? इसे बदकिस्मती कहिए या कुछ और, सरकारी पैसे से बनाए के स्कूल, सड़क या अस्पताल पर अपना नाम लिखवाना फैशन बन गया है। गोया आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी। मियां नवाज शरीफ ने अपने खिताब में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो का भी जिक्र किया और दावा किया कि ऑडियो में उनकी हुकूमत गिराने की बात की गई। साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक है, ऑडियो लीक, और मैं उसको मेरे पास महफूज है वो, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम इमरान खान को लाना है, नवाज शरीफ को और मरियम को हमने जेल में रखना है। हमारे मौजूदा सियासी हालात ऑडियो लीक से शुरू होकर वीडियो लीक्स पर ख़त्म हो जाते हैं। कोई हुक्मरानों और सियासतदानों को बताए कि मुल्की मामलात और मुआशी मुश्किलात कहीं आगे बढ़ चुकी हैं। अब अपनी मजलूमियत का रोना रोने के बजाय महंगाई की चक्की में पिसे अवाम की मुश्किलात को कम करने की तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। अब ऑडियो और वीडियो लीक से न अवामी हिमायत हासिल की जा सकती है और न ही हुकूमत। मेरे पास साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक है कि इमरान खान साहब को लाना है और नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा को जेल भेजना है। फिर उन्होंने ये कहा कि बानी पीटीआई ने मुझे कहा कि मैं ताउन करूंगा, लेकिन फिर उन्होंने धरने देना शुरू कर दिए। फिर मियां साहब कहते हैं अबू बकर साहब के 3 बंदे बैठकर 25 करोड़ अवाम के वज़ीर आज़म को ताहयात नाअहल कर देते हैं। क्या कहना चाहेंगे? दुख ख़त्म नहीं हो रहा बड़े मियां साहब का? जी ऐसा ही है। मियां साहब आ तो गए हैं मुल्क के अंदर, लेकिन जिस तरह सियासत ने और फिर जिस तरह इंतखाबात के बाद जो नताइज आए हैं, जैसी हालात ने करवट ले ली है तो उस पर वो अफसरदा तो बहुत हैं और उन्हें होना भी चाहिए। ज़ाहिर है वो जिस पोर्टफोलियो के लिए आए थे और जिस तरह इंतखाबात को मुबैना तौर पर लेट कराया गया और तराजू के पलड़े बराबर भी हुए और फिर हमने नताइज के बाद का भी हमने रहला देखा, लेकिन मियां साहब फिर रह गए, ट्रेन उनसे छूट गई। तो अब मियां साहब को लगता है कि अब ज़ाहिर एक तरफ उनका बयानिया है जो लुट चुका है और वो बानी पीटीआई के पास जा चुका है। एक जो आप सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस की बात वो करते थे, वो अब बड़े अच्छे तरीके से तहरीक इंसाफ जो है वो उस पर काबिज़ हो चुकी है। और फिर जिन मामलात की वो बात करते हैं और जिन कंट्रोवर्सीज़ की वो बात करते हैं, जिसके नतीजे में वो इक़्तिदार से निकल के जेल में गए, उन्हें ताहयात नाअहल किया गया, फिर वो यहाँ से निकल के लंदन गए। जब वो आए हैं तो हमने देखा है कि बेआईनी उन्होंने वही रास्ते, वही राब्ते और उस तरह की रविश को इख्तियार किया जिनके ऊपर मुबैना तौर पर वो कहते हैं कि मेरे साथ भी यही हुआ। तो अब बात यह है कि अब आप फिर किससे गिला करते हैं। और फिर मैं ये मसलसल देख रहा हूँ कि अब उनके पास जो गुफ्तगू है वो माजी के इन वाक़यात के मुताल्लिक है। ठीक है। चूँकि देखें आप पूरा जो निज़ाम है उसने उनके रास्ते के कांटे चुन भी लिए। अब ताहयात नाअहली भी उनके ऊपर नहीं है, गो के जो माजी में उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं ये उसका किसी हद तक मदावा तो ज़रूर है, लेकिन बात यह है कि अब उन पर मुकदमात भी तकरीबन ख़त्म हो गए हैं।
اب وہ آزادی سے پالیٹکس بھی کر رہے ہیں پاکستان میں، صحیح۔ ان کی حکومت بھی آ چکی ہے، ان کی صاحبزادی جو ہیں وہ ملک کے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ بھی ہیں، بھائی ملک کے وزیر اعظم بھی ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ان سے اب توقع رکھتے ہیں چونکہ وہ یہ باتیں کافی حد تک کر چکے ہیں، گجرانوالہ کے جلسے تک کر چکے ہیں، پی ڈی ایم کے جو جلسہ تھا، یہ ساری جو ان کے ساتھ یہ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں، کچھ انہوں نے اس وقت کے جرنیلوں کے نام لیے، وہ تو لندن سے آتے ہوئے انہوں نے ان جرنیلوں کا معاملہ تو ماشاءاللہ خدا کے سپرد کر دیا، مگر اب وہ ججز کے متعلق اب دوبارہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن عام آدمی ان سے توقع رکھتا ہے کہ جو کرائسس اس وقت پاکستان میں ہے، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جو پولرائزیشن ہے، یا جو اکانومی کو جس طرح بہتر کرنا ہے، جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ بند گلی میں جس مقصد کے لیے پارٹی صدارت سنبھال رہے ہیں وہ آگے بیان کریں، وہ اس پہ بات کریں، ایشوز کو اٹھائیں، ان کو سالو کرنے کی بات کریں، اس طرح کا کوئی پلان دیں، وہ قوم کو جوڑنے کی بات کریں۔ بالکل صحیح۔ اگر انہوں نے اسی پہ رہنا ہے، ان کا اتنا بڑا قد کاٹ ہے، اگر وہ بنی گالا کی سڑک کو آج تک نہیں بھولے تو مجھے تو دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑے گی۔ وہ اس سے بڑے لیڈر ہیں، وہ کوئی کرائسس سے نکلنے کا فارمولہ دیں، وہ اپوزیشن جماعتوں سے بھی مذاکرات کی بات کریں، وہ فضل الرحمان سے بھی بات کریں، وہ حکومت کو بھی کہیں، اپنے بھائی کی حکومت ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے پارٹی صدارت دینے کا آپ کا آپ اس پہ بات کریں۔ اگر آپ نے وہی ثاقب نثار پہ بات کرنی ہے، جسٹس کھوسا پہ بات کرنی ہے، عظمت سعید پہ بات کرنی ہے، تو یہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے۔ ابو بکر صاحب اگلا سوال بھی کرنا ہے میں نے آپ سے، آپ ایک ہی سوال کے جواب میں نا سارے جواب دے سے۔ ابو بکر صاحب کو نا ایسے مجھے لگتا ہے وہ نا وہ پنجابی کی ایک مثال ہے نا، وہ کٹورا پی پی آفرے، ٹھیک ہے نا، ابو بکر صاحب ایک ہی سانس میں چاہتے ہیں کہ کوئی نہ بولے، ان کو لگ رہا ہوتا ہے شاید دوبارہ سوال نہیں ہونا ابو بکر صاحب سے، لیکن میں آپ نے سوال کیا اور مجھے حکم کیا کہ آپ نے بولنا ہے، ایک حضور پریسائز جواب ہوتا ہے نا، یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ دوسری بار بھی آپ سے سوال کروں گے۔ اچھا نقیب صاحب، جو قوتیں اس تمام پلاننگ کے پیچھے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے لاہے عمل کا بھی تو بڑے میاں صاحب کو پتا ہے کہ ان کا لاہے عمل کیا ہوتا ہے، تو ان کو نہیں پتا تھا کہ یہی لاہے عمل ہوتا ہے، اس کے تھرو ہی، ان قوتوں کے تھرو ہی حکومتیں جو ہیں وہ بنتی ہیں، اقتدار میں لوگ آتے ہیں، تو پھر یہ شکوہ کس سے کرنا ہے؟ ہاں باری باری بتاتا ہوں آپ کو نا۔ ایک تو ابو بکر صاحب نے کہا، اور میں آپ کے پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا، ایک سارٹ ہے، ہاں جی، اور وہ مبشر لقمان صاحب کا ہے، وہ جب میں اس موضوع پہ پہنچوں گا تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ وہ چلوائیے گا، ٹھیک ہے جی۔ ابو بکر صاحب نے کہا جی بنی گالا کی سڑک ان کا قد کاٹ بڑا ہے میاں صاحب کا، انہیں یہ یاد نہیں رکھنی چاہیے، کانٹیکسٹ بھول گئے ہیں اس کا، وہ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں وزیر اعظم بنا تو میں نے عمران خان سے محبت کے طور پہ، ایک آپس میں اچھے رشتے کے طور پہ، اچھی تعلقات کے لیے میں ان کی طرف گیا، نو ڈاؤٹ، اور اسی اچھے تعلقات کے لیے ان کی سڑک بھی بنوا دی، ٹھیک ہے، لیکن پھر کیا ہوا، پھر یہ لندن، یہ آج کل پی ٹی آئی والے کہتے ہیں نا جی لندن پلان تو وہ تھا جب وہاں پہ ظہیر الاسلام صاحب گئے، جب وہاں پہ عمران خان صاحب گئے، جب وہاں پہ طارق القادری صاحب گئے، تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ یہ تو اصل میں چھرا تو خان صاحب نے گھونپا کہ یہاں پہ وہ کچھ کہا ہاں جی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، اور بعد میں وہ ان قوتوں کے ساتھ ملے جنہوں نے حکومت کا تختہ الٹا۔ دوسری بات یہ سمیرہ یہ کہتے ہیں نا جی کیوں میاں صاحب اس کا تذکرہ کرتے ہیں، قوم کی یادداشت بڑی کمزور ہے، ہم لوگ بھول جاتے ہیں ایسے واقعات، ہمیں لگتا ہے شاید کچھ ہوا ہی نہیں تھا، یہ سارا کچھ یاد دلانا بہت ضروری ہے، اور وہ ترقی کی جس راہ پہ ہم چل پڑے تھے، جس سطح پہ ہم پہنچے ہوئے تھے ترقی کی، اس وقت جب 90 روپے تھا پیٹرول، تب بھی بل جلائے جا رہے تھے، تب بھی یہ کہا جا رہا تھا سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دیں، تب بھی کہا جا رہا تھا کہ آپ ٹیکس نہ دیں، آپ بجلی کے بل پھاڑ دیں، جلا دیں بجلی کے بل، تو وہ رونا روتے ہیں کہ اس وقت یہ بہت مشکل ہوتا ہے ایک سطح پہ لے کے جانا، دن رات کی محنت کے بعد ملک کو ایک ترقی کی راہ پہ لے کے جانا۔ یہ کہہ رہے تھے نا کہ جی اب کوئی اور بات کریں، جی تو بھائی یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ نہ ہو کہ آج کوئی اور بات دوبارہ ترقی کی طرف سفر شروع بتا چکے ہیں سر، دوبارہ ترقی، سنیں دوبارہ خان صاحب تو ہر تقریر ایک کرتے تھے، ان کی تو ساری تقریریں ہی ایک ہوتی تھی، وہاں کبھی آپ نے شکوہ نہیں کیا کہ نہیں بات کریں، ایک ہی تقریر ہوتی تھی ان کی جو ہمیشہ جو پریسیڈنٹ ہے تو اس کو ریپیٹ پہ لگی ہوتی تھی ان کی۔ اب آپ سمیرہ آپ درمیان میں دخل دیں اور مجھے بولنے کا موقع میں اسی لیے کہہ رہی ہوں، ایک ہی تقریر وہ کرتے تھے، ساری ٹی وی پہ ہو، سوشل میڈیا پہ ہو، سڑک پہ ہو، کنٹینر پہ ہو، کہیں ہو، ان کی تقریر ایک ہی ہوتی تھی۔ تو میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور یہ نہ ہو کہ دوبارہ ہم اس طرف جائیں، دوبارہ ترقی کی طرف گامزن ہوں، دوبارہ یہ ساری محنت ہو رہی ہے اور اس کا نتیجہ پھر وہی نکل آئے، لہٰذا یہ بتانا ضروری ہوتا ہے۔ اور انہوں نے تو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے پھر ان جرنیلوں کے ساتھ کیا
मुशर्रफ के साथ चला ना पूरा केस, मुशर्रफ को इख्तिताम तक पहुंचाया ना, जिस कदर भी इख्तिताम तक पहुंचाया, हुकूमत गई ना। और ये कहना कि वो मियाँ साहब चूँकि वज़ीर आज़म नहीं बन सके तो वो बेचारे मायूस हो गए हैं कि मैं क्या करूं। यानी उनका ना जिंदगी का एक ही मकसद था, मैंने तीसरी दफा वज़ीर आज़म, चौथी दफा वज़ीर आज़म। मैं तो यही बावर कराया। आप कह रहे हैं ना, बावर ये देखें, अखबारों में इश्तिहारात आए सर, आए ना, इश्तिहार आए, नहीं बन सके, बात खत्म। लेकिन जो बंदा 3 दफा वज़ीर आज़म बन चुका हो, चौथी दफा ना बन सके तो मायूस हो जाता है। और जबकि उनकी अपनी पार्टी इक़्तिदार में है, नहीं, और चौथी दफा ना बने तो मायूस, पहली दफा जो ना बने वो मायूस होता है, जो दूसरी दफा भी ना बने वो मायूस होता है। तो जो 3 दफा बन चुका है वो तो पहले ही रजा हुआ बंदा है। और ये कहना सुमेरा कि उन्होंने अब मैं यहाँ पे चाहूँगा जी, आपको पता है जब धरना हो रहा था और उसमें मियाँ साहब को कहा गया, लोग मानते नहीं हैं, एक कैरेक्टर हैं मुबशर लुकमान, सहाफ़ी हैं, आप सब लोग जानते हैं जी जी, उन्हीं का आपको सुनवाता हूँ कि मियाँ साहब तक कहा गया पैगाम पहुँचाने का कि मियाँ साहब रिज़ाइन कर दें, और क्या जवाब आया, ना मैं कह रहा हूं, ना आप कह रही हैं, ना अबू बकर साहब कह रहे हैं। ये क्लिप सुन लें, आप प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश करें, शकील साहब से वो क्लिप चलवाएं जरा। जी जी शकील साहब, काइंडली वो क्लिप चलाइएगा। देखिए ना, ये क्योंकि उस वक्त तो जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो थे, वो भी हम जानते हैं, तारीख तो बड़ी तल्ख होती है, वो कोई चीज़ें मस्ख नहीं करती, चीज़ें सामने आ जाती हैं। उस वक्त उनका था इरादा कि भाई इसको डिस्टेबलाइज करना है। बहरहाल ये मैंने कहा, चूंकि आपको बात बता रहा हूँ जो अक्सर लोग को नहीं पता, और ये मैं आपको हार्डकोर फैक्ट बता रहा हूँ, और जिसका मैं नाम लेने लगा हूँ वो तीनों हजरात अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं, और मैं समझ अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनको सेहत भी दे और जिंदगी भी लंबी दे। मैं, मोहसिन बेग, मेजर आमिर, हम मलिक रियाज के घर बैठे हुए थे इस्लामाबाद में, उनके साथ बैठे हुए थे, वहां पे चाय पी रहे थे। मलिक रियाज को फोन आया, उन्होंने कहा कि मुझे जो सईद ने बुलवाया, तो तुम लोग इधर ही बैठो। हमने कहा कि भाई ये पता नहीं कितना देर हो जाए। उनका नहीं बस मैं गया थे, आया तो तुसी बैठो है। तो हम लोग बैठे वहां पे, हम चाय पी रहे हैं। तो अब कोई आधे पौने घंटे के बाद मलिक साहब आए, और अब उन्होंने कहा कि तुसी बस बैठो, मैं आना 15-20 मिनट नहीं, आधे घंटे। मैं कहा हुन कितने चले हो? मोहसिन बेग ने भी पूछा, मेजर आमिर ने नहीं पूछा। अरे मुझे बिल्कुल क्लियर याद है, यानी मुझे वर्ड टू वर्ड मुझे याद है। उन्होंने कहा मैं नवाज शरीफ साहब ਨੂੰ पैगाम देन चले हैं कि आज इस्तीफा दे दें, वरना अच्छा नहीं होएगा और गिरफ्तारियां हो जाएंगी। तो हम बड़े खुश, हम बड़े एक्साइटेड थे। तो मैं कहा मैं इमरान ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, कहते हले नहीं मैनू उधरों आन दे, फिर जवाब जो भी होएगा फिर मैं खर्च। अब एज्यूम हम कर रहे थे 15-20 मिनट की एक शॉर्ट मीटिंग हुई। तो अब मलिक रियाज साहब गए वहां पे पीएम हाउस में, और तकरीबन 2 घंटे के बाद आई। अब रात के खाने का टाइम हो रहा था, तो अब तो बड़ी टेंशन, फोन करें फोन बंद, फोन करें फोन ना आंसर हो उनका। पता चल गया, ये भी पता है हमें किस काम के लिए गए हुए हैं, तो ये भी नहीं है ना कि आप उठ जाएंगे वहां से, इतनी बड़ी न्यूज के बगैर आप उठ जाएंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आप बैठे हुए उसी सोफे पे। 2 घंटे के बाद जब मलिक साहब आए, तो मलिक साहब की वो जो रानाइयां थी ना चेहरे की, वो काफी मांद पड़ी हुई थी, हवाइयां उड़ी हुई थी। और उन्होंने कहा कि आज मोहसिन बेग साहब ने कहा फिर रिजाइन दे रहे हैं मियाँ साहब? कहते नहीं, वो तो आराम नाल बैठे है। तो मैं कहा आराम क्या मतलब बैठे, कितनी टेंशन होगी अभी? कहते मुबशिर उन्हें कोई टेंशन नहीं हैगी, वो बड़े आराम नाल बैठे ने, वो सुकून वाले कहते ने मैं इधर ही बैठा हूं, जो करना है कर लो, ठीक है ना, मैं रिजाइन नहीं कर रहा, तुम खुद से उठा के लेके जाना है, जो मर्जी करना है कर लो। उसके बाद वो फिजल आउट हो गया मामला। बट यहां तक अटेम्प्ट हुआ है, यहाँ तक अटेम्प्ट हुआ। ये आपने क्लिप देखा, दिस इज द फैक्ट। देखते हैं अब इस पे। बता रहा हूँ कि ये जो कहना होता है ना जी कि वो फलां तो डटा ही नहीं, फलां तो भाग गया, फलां ने तो ये कर लिया। इस पे करेंगे हम बात। मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेने दे, इस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अबू बकर साहब का भी कमेंट लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अबू बकर साहब, ये जो ब्रेक पर जाने से पहले हम मुबशिर लुकमान साहब का ये जो एक वीडियो क्लिप देख रहे थे, उसमें उन्होंने पूरा वो वाक़या बयान किया जिसमें मलिक साहब गए हैं
पैगाम लेकर फिर आगे जो भी हुआ वो सारा आपने देखा। तो प्लानिंग्स तो फिर ऐसे ही होती हैं, तो खान साहब को भी पता होना चाहिए कि अगर वो प्लानिंग उनके साथ हुई तो ये रिवर्स भी होगी फिर। देखिए बात यह है कि ये जो बात अभी हमने सुनी है मोर और लेस हम सब के पास इससे मिलती जुलती चीज़ें होती हैं। चूँकि इस्लामाबाद में जो हुकूमतें सिविलियन होती हैं बहुत सारे मामलात में वो होस्टेज भी होती हैं, और फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो भी उनके ख़िलाफ़ उस तरह से इस्तेमाल की जाती है। माजी में भी धरने हुए, बाद में भी हुए, इमरान दौर में भी होते रहे, उस पर भी एक फ़ैसला आया हुआ है। तो बात यह है कि कोई भी सिविलियन प्राइम मिनिस्टर हो उसके ख़िलाफ़ इस तरह की साजिश करना और उसको इस तरह के पैगामात भिजवाना कि नो मोर या इनफ इज़ इनफ, आप रिज़ाइन कर दें, ये गैर आईनी है। ठीक है, इसके मुतालिक तब भी तहकीकात होनी चाहिए जो उस दौर में नहीं हुई, अगर ये बात दुरुस्त है। फिर उसके बाद जब मियाँ साहब चले गए तो शायद खाकान अब्बासी साहब ने रूल किया, तब भी नहीं हुई। ठीक है, अब भी उनके भाई साहब की हुकूमत है और इमरान खान के जाने के बाद भी रही है। मैं तो अब भी कहता हूँ अगर ये बातें दुरुस्त हैं तो मियाँ साहब को मुतालबा करना चाहिए अपनी हुकूमत से, अपने भाई से, कि इस पर हाई पावर्ड जुडिशल कमीशन बना दें, ठीक है, उस पर तहकीकात कर लें, बिल्कुल इवन 2014 के धरनों को भी उसमें डाल लें, और उसमें अब लंदन प्लान जो माजी वाला है उसको भी डाल लें। अगर आप भी कोई लंदन प्लान बनाए तो उसको भी कर लें, बिल्कुल सही, ताकि मामलात आगे की तरफ बढ़े ना। एक दफ़ा इसको सेटल तो होना चाहिए। किसी भी प्राइम मिनिस्टर को इस तरह कॉर्नर करना, उसके खिलाफ पॉलिटिकली मोटिवेटेड इस तरह की तहरीकें चलवाना और इस तरह के प्लान बनाना, ये कल भी ठीक नहीं था, आज भी ठीक नहीं है, और आइंदा भी ठीक नहीं होगा। बाकी बात यह है कि जो हमने शॉर्ट सुना है इसमें जिन जर्नलिस्टों का जिक्र हुआ है या मौसूफ मुबशर लुकमान साहब भी हैं, मैं बड़े अदब से अर्ज़ करता हूँ कि इन सब को भी सोचना है कि ये जो जर्नलिस्ट हैं ये भी हमें धरने में भी नजर आते थे, जी जी, ये स्टेज पे भी नजर आते तो थे, कह रहे हैं हम बड़े खुश ये लॉन्ग मार्च में भी पहुंच जाते हैं, इन्होंने और फिर उसके बाद जब एतराफात का मौसम आता है तो फिर ये एतराफ भी शुरू कर देते हैं। हाँ जी, खुल तो मेरा ख्याल है कि ये जो सहाफत में इस तरह के लोग ड्यूटी कर रहे हैं इन्हें भी जरा सोचना है कि इनका अल्टीमेटली कैरेक्टर क्या है, क्या ये सहाफत में है, कहीं और हैं, पॉलिटिक्स में है, या कहीं भी हैं। आज भी अगर मौजूदा जो जो मामला चल रहे हैं अगर उसमें कुछ सहाफ़ी दूसरी तरफ की बात करते हैं तो ये भी दुरुस्त नहीं है। ठीक हो गया, बिल्कुल आप न्यूट्रल, आपको बैलेंस कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। सब लोगों को अपनी आईनी डोमेन में जाना चाहिए। उधर से पहले पूछ लेंगे। जी बयान बंद हो गया। आपको इस पे एतराज है कि नहीं, वो कह रहे हैं मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूं तो वो ऐड करवा लेते हैं। क्या कहना चाहता हूं वो आप मुझसे ही पूछ ले तो ज्यादा बेहतर। जी, सवाल की शक्ल में ना पूछें। जी प्लीज। बात यह है कि सहाफ़ी जो होता है ना, मुझे कोई इतराज नहीं कोई किसी के धरने में जाए, कोई किसी के लॉन्ग मार्च में जाए, सहाफ़ी नहीं जाना होता ना, सारे कवरेज भी करनी है, स्टेज का हिस्सा नहीं बनना चाहिए आपको। सर मैं बात तो पूरी कर देना। जी, सहाफ़ी डाकू का भी इंटरव्यू कर सकता है, ऐसे ही इंटरव्यू करने में कोई हर्ज नहीं। यार मैं इतना सा जुमला का है, मुझे पूरा सुने आपको समझ आएगी। आप एक और मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, मैंने आपसे मुख्तलिफ बात की, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। मैंने कहा है आपको स्टेज का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। जब आप सुनेंगे नहीं तो समझ नहीं आएगी। अबू बकर साहब उसी तरफ जा रहे हैं, वो हम सुन लेते हैं ना। मेरी पूरी बात सुनेंगे तो समझ आएगी। नहीं पूरी बात सुन, आधे जुमले से पूरा मतलब अखज़ कर रहे हैं। आपको ना लगे जुमला मुकम्मल तो आप कीजिएगा। मैंने आपको कहा कि एक सहाफ़ी के लिए ये ब्रेक थ्रू होता है, वो कहता है जी मैं किसी दुश्मन मुल्क के भी वजीर आजम का इंटरव्यू कर लूं। बिल्कुल, कोई खबर निकाल, हाँ खबर निकालनी होती है ना, तो इसलिए उसने तो सबसे मिलना होता है। लिहाजा किसी सहाफ़ी का धरने में या लॉन्ग मार्च में या किसी और जगह पे इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी में जाना, उस पे मुझे कोई इतराज नहीं है। ठीक है, बट जब आप कोई एक लाइन ले लें वहां पे, जी अब आइए सर समझ अबू बकर साहब, तो मैंने भी तो यही अर्ज किया था। मैं आ ही उस तरफ रहा हूं जो आप अर्ज कर रहे हैं ना, तो रिपीट ही करना था आपने। तो उन्होंने मुबशर लुकमान साहब ने, लेकिन मैं फिर यही कहता हूँ हाँ जी कि ठीक है अगर किसी ने कुछ ऐसा किया है और उसके बाद वो इतराफ कर लेता है, ये इससे बड़ी बहादुरी कौन सी है? तो नोखेस भाई ये है कि इस पे तहकीकात होनी चाहिए। ये बात मेरा एक सवाल है, मेरा इतराज है, तहकीकात होनी चाहिए, तहकीकात हो जाएगी नहीं, अगर तकरीरें इस पे करनी है तो फिर तो कोई फायदा नहीं। कुछ तहकीकात ऐसी होती हैं जिनके कभी रिजल्ट नहीं निकलते, नहीं और निकल आए तो कोई तस्लीम नहीं करता। नुखैस साहब इस डर से तहकीकात ना की जाए कि उनके रिजल्ट्स जो है वो नहीं निकलेंगे, सही नहीं निकलेंगे। नहीं कह रहा, मियां साहब जो है वो इस फैक्ट फाइंडिंग में तो मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्ट फाइंडिंग में अगर पीटीआई के खिलाफ बात निकल आई फिर नहीं बात निकल आती है ना, 9 मई की निकल आती है उनके खिलाफ, आप कहते हैं तहकीकात 9 मई के साथ आ गए, कमाल करते हैं। मैं कह रहा हूँ ऐसे वाकयात में आप बताएं ना फिर तहकीकात का क्या नतीजा निकलता है।
پھر مانتے ہیں تحقیقات. ہم تو کہہ رہے ہیں تحقیق اس میں بھی کر رہے وہ ہیں, تحقیقات کر روزانہ بیٹھ کے یہی بات کرتے ہیں. اسی طرف آ جاتے ہیں, اسی طرف آ جاتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب جب بھی واپس آئے, جب سے جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو نو ڈاؤٹ ہمیں ان کے چہرے پہ بہت زیادہ دکھ اور افسوس کے جو کہتے ہیں نا کہ نظر آتا ہے ان کے چہرے پہ, اور وہ بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں, ان کے دل سے جیسے ایک شکوہ نکل رہا ہوتا ہے نا. تو جب آپ اتنے دکھی ہیں, آپ اقتدار میں بھی ہیں, آپ پاور میں بھی ہیں, تو کوئی تو ایسا کام کیجئے, کوئی تو انیشیٹ لیجئے, آپ انیشیٹو لیجئے جس سے آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے کم سے کم اس کا آپ کی ذات کے لیے ہی مداوع ہو جائے. ہاں, اس میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کا انیشیٹو لینے سے پہلے کچھ کریکٹر بھاگ گئے. اچھا, ٹھیک ہے, ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا جسٹس اعجاز الحسن, ٹھیک ہے, بھاگ گئے. ایک صاحب تھے مظاہر نقوی صاحب, نکل گئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو دکھ کی آپ بات کر رہے ہیں, نہیں, یہ ملک ریاض صاحب کو بلا لیں, ٹھیک ہے, یہ نہیں آ رہے نا, صاحب کو بلا لیں, وہ بھی مفرور ہیں. یہ تو آن ایئر بات کر رہے ہیں, وہ بھی مفرور ہیں, شہزاد اکبر بھی مفرور ہے, شہزاد اکبر کا اس میں کیا رول ہے, سنیں نا, میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ جو نہیں, شہزاد اکبر کا رول یہ ہے کہ وہ انہوں نے یہ سارا کہا تھا نا جی, میں کاغذات لے کے آؤں گا پاناما کے, اور میں وہاں سے ان کی جائیدادوں کے, کاوے مسووی کے ساتھ جو نیب نے کیا تھا جو معاہدہ, تو اس میں کون شامل تھے ساتھ, کس نے کروایا تھا؟ وہ پیناما کی جو تحقیقات, میں آپ کو بتا رہا ہوں سمیرا, کرتی کیا, سنے تو صحیح نا, سن تو لیں. اسی پوائنٹ کو اٹھا لینا نقیب صاحب جو ابھی ہم نے سنایا. میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو دکھی وہ اس لیے تھے سمیرا کہ وہ انہوں نے اپنی وائف کو کھویا, بالکل, بیٹی کو ساتھ لے کے آئے. آپ کی پاکستان میں کوئی تاریخ ایسی ہے کہ کوئی گرفتاری دینے کے لیے خود آیا ہو, ٹھیک ہے, بیٹی کو ساتھ لے کے آئے, اور کس بہیمانہ طریقے سے ان کو جیل میں ڈالا گیا. بالکل, اور ان کی بیٹی کو گرفتار کرنا تھا اگر مریم نواز کو, تو آپ کر لیتے گرفتار بھی جیل سے این اس وقت جب وہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے آئی ہیں, اس وقت گرفتار کیا گیا تاکہ مزید تکلیف ہو. جی جی, تو اس لیے میں یہ وہ اس لیے کہتے ہیں سب کچھ کرنا ہے, اور اب بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کر رہے ہیں. نقیب صاحب یہ سب کس نے کیا, یہ جن قوتوں نے میں یہی تو بات کر رہی ہوں نا آپ سے. کچھ جگہیں ایسی ہیں, یہ آپ یہ نہ کریں, یہ آج پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ جائے نا تو ان سے پوچھیں گے کہ آپ کر کے دکھائیں. کچھ جگہیں ایسی ہیں, آپ کے کہنے سے, آپ کے پرووک کرنے سے نہیں کوئی کچھ کرے گا, جہاں جانے سے پاؤں جلتے ہیں. کچھ جگہیں ایسی ہیں, اور ان جگہوں پہ ظاہری بات ہے یہ شکوے انہی کے لیے ہیں نا نقیب صاحب. نہیں نقیب میں پھر تو پولیٹیکل سٹیبلٹی تو خواب ہی رہے گا, جو طاقتور ہیں ان کو معاف کر دیں, ابو بکر صاحب یہ جو کمزور اس معاملے میں نظر ہیں ان پہ ہم چڑھ دوڑیں. سر آپ کیا کر لیں گے, آپ تو جو جن پہ آپ الزام لگاتے ہیں, تو پھر آگے کی طرف بڑھیں نا, جن پہ آپ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے الیکشن, تو پھر کرائسس سے نکلنے کا پلان دینا. جن پہ آپ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے الیکشن ریگڈ کیے, انہی کے پاس ہی پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم نے جا کے مذاکرات کرنے. وہ کیوں نہیں بدلے لیتے, اور بدلے اس طرح سے لینے ہیں. دوسری بات سب کو پتا ہے, انہی قوتوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے سب لوگ آتے ہیں, تو پھر شکوے نہ کریں نا. پھر سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اقتدار میں آنے کا راستہ صرف یہی تو مسئلہ ہے نا. یہ سارے, ہر پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ان قوتوں کے ساتھ ملا جائے. ہاں جی, یہ باہر کے بیانات اپنی جگہ رکھے. آپ کا کیا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اگر یہ قوتیں مل جائیں تو پی ٹی آئی انکار کر دے گی؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بات ہی ان سے کرنی ہے. بالکل, وہ تو اس وقت جب انہوں نے کہا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو رہے ہیں تو کہا گیا کہ جی وہ تو جانور ہوتا ہے نیوٹرل. ہاں جی, بالکل ایسے. اس وقت یہ جملے کہے کہ بھائی نہیں ہونا, نہیں ہونا. تو کھل کے میں سب بڑے لیڈر ہیں, پوزیشن لیں, کرائسس سے نکالیں. سر سنیں نا, آپ یہ پتہ کیا چاہ رہے ہیں, یہ ان جملوں سے کوئی بھلا نہیں کرنا چاہ رہے میاں صاحب. ان کی خواہش ہے کہ وہ یہ پنگے لیں, وہ پھنسیں نہ لیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, نکلنے کا راستہ دیں, آپ کرائسس سے آگے کی بات کریں. کرائسس سے تو خان صاحب کو چاہیے نا کہ حکومت کی بات مان لیں, آ کے بیٹھیں, بات چیت کریں. تو خان صاحب پہ آیا ہوا ہے, ان سے کہیں نکلیں, بالکل, ان سے کہیں مذاکرات کریں. وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. آپ نے میں جب دیکھتا ہوں نا سمیرا, تو ہمارے درمیان نا صرف پنجاب ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے. ہاں جی, مجھے بتائیں, میں ابو بکر صاحب سے پوچھتا ہوں, ابو بکر صاحب آپ کو چوائس ملے, میرا سوال بڑا اچھا ہے, ایسے ہی لائٹر نوٹ ہے. ابو بکر صاحب چلے سمیرا سے پوچھ لیتے ہیں. سمیرا آپ کو چوائس ملے, 2 نام ہوں گے, ان میں سے آپ نے چوائس کرنا ہے کہ کس کو آپ وزیر اعلیٰ دیکھنا چاہیں گی. کہاں پر, کون سے صوبے میں؟ پنجاب میں کیا لیں, گنڈا پور اور مریم نواز. میری کو پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو جہاں پر ہے آپ ڈسکس ہی نہیں کرتے. آپ کے پی بھی ہمارا پاکستان کا حصہ ہے, وہاں کیا پرابلم ہے. وہ جو اس دن جو بھڑک ماری تھی, بھڑک ماری تھی, آج 24 گھنٹے کے بعد میں کنٹرول سنبھالوں گا, کہاں گیا وہ کنٹرول. بالکل صحیح. تو میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ ان کو زبان سے
जो बड़के मारने की, इसकी उन्हें इजाज़त है, तो ये वो शौक पूरा करते रहे। चलें ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक है उसमें शायर हैं अहमद फरहाद साहब, अबू बकर साहब और नखेस साहब। अहमद फरहाद, जी अहमद फरहाद, फराज नहीं, फरहादी कहा है मैंने। उनकी बाजियाबी की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर आज बात हो रही थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज दूसरी बार बड़े सख्त उनकी तरफ से रिमार्क्स सामने आए हैं। उन्होंने फिर आज कहा कि मैं फिर कहता हूँ कि मैं वज़ीर आज़म को भी यहाँ पर बुला सकता हूँ कि उनकी आप बाजियाबी जो है वो क्यों नहीं मुमकिन कर पा रहे हैं। तो इस पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो है वो रिस्पॉन्ड किया है। उन्होंने ये कहा है कि उनके जो रिमार्क्स हैं उसके ऊपर बड़ी तकलीफ पहुंची है। उन्होंने क्या कहा, उनके अल्फाज सुन के वापस आके इस पर थोड़ी सी डिस्कशन। हमारे एक शायर दोस्त अहमद फरहाद की गुमशुदगी के बाद मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, मैटर सब जुडिस है। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर ये बात करना चाहूँगा कि आज मुझे भी तकलीफ़ हुई है जिस तरह के रिमार्क्स रिपोर्ट हुए हैं मीडिया में। पुलिस को जिस तरह की मुआवनत चाहिए वफाकी हुकूमत की या पाकिस्तान के जिस हिस्से में, वो वफाकी हुकूमत प्रोवाइड करेगी, तो फिर हम वज़ीर आज़म को यहाँ पे बिठाएंगे और फिर पूरी काबीना को यहाँ पे बिठाएंगे। ये अदालतों के मैंडेट नहीं है। मैं बड़े अदब से क्या कहना चाहेंगे अबू बकर साहब, हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इसके ऊपर भी बात की, लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो इसके ऊपर बात की है, जो रिस्पॉन्ड किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर, उसको आप किस तरह से देखते हैं? ठीक कहा उन्होंने? देखिए जी, जो एग्जीक्यूटिव हैं उनकी तो अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन बात यह है कि इस तरह के हुकूक की जो गुमशुदगी है उस पर जो अदालतों का मैंडेट है वो फिर क्या है? ठीक है, उनका काम तो बाजियाब कराना है ना। दाद रसी है जो उनके पास एक दरखास्त गई है, बिल्कुल ठीक है। अगर वो तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं तो इस तरह की सिचुएशन प्रोलॉन्ग होती है। अगर वो कोई सख्त ऑर्डर जारी करते हैं तो ऑलरेडी जो इतना ही सख्त ऑर्डर जारी करना जो एक टेंशन चल रही है और जो खतों का मामला है वो भी आपके सामने है। पोजीशन तो ये है कि इस मामले में जो मुझे लग रहा है कि वो जो एक टसल चल रही है खास तरह के एग्जीक्यूटिव्स की मुदाखलत की या खुफिया इदारों की मुदाखलत की जो एक कहानी है, जो कि अभी प्रूव भी होनी है अगर कहीं होनी है तो मेरा ख्याल है उस तरह का जो मामला चल रहा है वो भी इसमें मौजूद है। और फिर जो गवर्नमेंट की जो पोजीशन है उसके ऊपर वो अपनी जगह पर मौजूद है। इस पे ज़्यादा फिर कुछ जो पॉलिटिशियंस हैं, फिर कुछ पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और जिन पर तौहीन अदालत के मामलात भी अब आगे चल रहे हैं। तो ये मामला सिर्फ अहमद फरहाद का है नहीं। मेरा ख्याल है मेरी तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, अदालत की तो मैं बात नहीं करता, उनसे दरखास्त यह है कि अगर उनके पास उनके उस शायर और सहाफ़ी के हवाले से अगर कोई वाज़ेह चार्जशीट मौजूद है तो ट्रायल कर लें, नहीं है तो अदालत में पेश कर दें। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है ये मामला खत्म हो जाएगा। फिर भी इतने सख्त रिमार्क्स के मैं वज़ीर आज़म साहब को भी यहाँ पर बुला लूंगा, मैं हुकूमती जो इक़्तिदार में जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर एक, ठीक है वो बात बहुत ज़रूरी है। मैं समझ गया हूँ आपकी बात, मैं बोलना चाहता हूँ। जी प्लीज़। बात पता क्या है, मुअज़्ज़ज़ अदालत उनके पास इख्तियार है भाई, वो किसी को भी बुला सकते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव को वो जिस वक्त मर्जी बुला लें। ठीक हो गया। एक और भी चीफ है, उनका भी कभी नाम लेके देखें सही उनके बारे में भी ये कह के देखें कि मैं जब चाहूँ उनको बुला सकता हूँ। तो आपका इख्तियार है ना, तो आप कह दें उनके बारे में भी कि मैं बुला सकता हूँ। वहाँ क्यों खामोशी तारी हो जाती है? वज़ीर आज़म से ज्यादा तो मस्कीन बंदा ही कोई नहीं होता पाकिस्तान में, जब चाहे आर्डर दे दें भागता हुआ आ जाएगा। सारे वज़ीर आज़म पेश होते रहे हैं ना, खान साहब भी पेश हुए, नवाज शरीफ भी पेश हुए, यूसुफ रज़ा गिलानी भी पेश हुए, पीछे भी चले जाए, पेश होते रहे सारे। बिल्कुल। और ये खुशी होती है बाज़ जगह, बाज़ महकमों में वज़ीर आज़म को बुला के बड़ी दिली खुशी उन्हें महसूस होती है। लिहाजा मुझे बताएं कभी किसी मुअज़्ज़ज़ जज को पार्लियामेंट ने भी तलब किया है? पार्लियामेंट जो एक जुमला कह दे, पार्लियामेंट सुप्रीम है ना, पार्लियामेंट जो एक जुमला कह दे कि हम भी किसी को बुला सकते हैं तो तूफान नहीं मच जाएगा कि ये तो हमारे उसमें। तो एक दूसरे के जो हदूद हैं उनका एहतराम करें। अबू बकर साहब ने बिल्कुल ठीक है, उनका एहतराम करें। बाकी ये जो बात है ना अहमद फरहाद साहब की, अहमद फरहाद साहब बहुत अच्छे शायर हैं और मुझे उनकी शायरी भी पसंद है, लेकिन बात यह है कि उनको एक तो लोगों को क्लियर होने दें, उनको उनकी नज़म जो थी कि वो ये उठा लो जिसकी रदीफ थी, जी जी बिल्कुल सही, उस वजह से नहीं उठाया गया। ठीक हो गया। उनको उनकी शायरी की वजह से नहीं उठाया गया। ओके। उनकी वॉल पे चले जाएं, फेसबुक पे उन्होंने जो आज़ाद कश्मीर वाले मामले पे
بہت ایگریسو سٹانس لیا ٹھیک ہو گیا سر. جس پہ انہوں نے اداروں پہ اصل الزام ریزن جو لگایا ہے وہ کچھ ریڈ لائنز کراس ہوئی. اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں وہ ایک اچھے شاعر ہیں. شاعر دہشت گرد نہیں ہوتا, شاعر ملک دشمن نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا تو سر. لہٰذا رحم فرمائیں احمد فرحات جس طرح سے جہاں سے بھی ہے جس طرح سے یہ ہم شاعر کی بات کر رہے ہیں, اسی طرح جو ہماری جو صحافی ہیں ہم بھی انہی میں ہی آتے ہیں. ظاہر ہے پنجاب حکومت نے جو ہے وہ حد تک کہ عزت بل جو ہے وہ ایوان میں پیش کیا ہے, اور اس کا اطلاق جو پرنٹ اور الیکٹرانک دونوں اور سوشل میڈیا پر بھی ہوگا, لیکن صحافتی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے اس بل میں ایسا کیا ہے جو سمیرا؟ پہلی بات تو یہ کہ صحافی جو ہیں, صحافیوں کا کہنا ہے کہ ہم سٹیک ہولڈر ہیں, ہم سے بھی آپ. تو سٹیک ہولڈر تو وہ نہیں ہے. کیسے ہو گئے صحافی, کیسے سٹیک ہولڈر ہو گئے؟ ہم تو سٹیک ہولڈر نہیں ہیں. بالکل صحیح. وہ صحافیوں کے اس میں بل میں کہیں جرنلسٹ کا لفظ نہیں آیا. ڈیفیمیشن ہے, ایک بندہ سڑک پہ جا رہا ہے اس کو کوئی گالی دے دیتا ہے, ٹھیک ہے, یا ایک بندے کو کوئی فون کر کے دھمکاتا ہے یا گالیاں دیتا ہے, میسج بھیجتا ہے, وہ تو پھر ساری عوام سٹیک ہولڈر ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ پیکا کے قوانین بھی موجود ہیں اور ڈیفیمیشن کا لا بھی موجود ہے. تو درمیان میں ایسی کیا بات آئی جو ہمارے کچھ دوستوں کو ناگوار گزری کہ نہیں یار یہ تو حکومت کو کیا ضرورت پڑی؟ ہاں, حکومت کو اس لیے ضرورت پڑی. آپ چاہتی ہیں زمیرہ کہ آپ کے خلاف فیس بک پہ بکواس ہوتی رہے اور آپ اس کا جواب دینے کے قابل ہی نہ ہو, یعنی ایف آئی اے کے چکر لگائیں, سائبر کرائم, تحقیق کے یورپ والا قانون. میں دوستوں سے بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے یورپ والا قانون آنا چاہیے. جی جی جی, کہ وہاں پہ جس طرح کسی کے خلاف بولا جاتا ہے تو 1 منٹ میں, اور پھر وہ ڈیمیجز پے بھی کرتے ہیں. بالکل جس کے خلاف کیا جاتا ہے اگر وہ ثابت ہو جائے تو وہ ڈیمیجز پے کرتا ہے. ہمارے یہاں نہیں, سن لیں آخری لائن, ہمارے یہاں کیا ہے کہ ڈیفیمیشن کے, یہ خان صاحب کے خلاف شہباز شریف نے کیا ہوا ہے 35 پنچروں والا جو ہے اس کے, جی بالکل بالکل, کیا خبر ہے اس کی؟ کچھ نہیں ہے. تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ 6 مہینوں میں فیصلہ ہوگا. ہاں گڈ, بالکل اچھی بات نہیں ہے کہ کوئی کسی کو گالی دے تو آپ اس کو ثبوت پیش کریں, ورنہ آپ کے خلاف. یہ تو خود صحافیوں کے حق میں بھی بہتر ہوگا. کیا کہنا چاہیں گے ابوبکر صاحب؟ شارٹ کمنٹ کیجئے. دوسری بات یہ صرف یہ حکومت کے حق میں نہیں جائے گا, یہ اپوزیشن کے خلاف بھی کوئی ایسی بات کرے گا تو ان کے بھی حق میں ہے. سب کے لیے برابر ہے. جی ابوبکر صاحب. دیکھیے جی, جس طرح کا ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ اپنی رائز کے اوپر ہے اور ڈسیمینیشن آف انفارمیشن جو ہے اس کا دور ہے, تو اس میں فیک نیوز بھی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے آپ کی پالیٹکس کو بھی, آپ کی قومی سلامتی کو بھی, آپ کی معیشت کو بھی. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اختلاف رائے اور تنقید ایک اور چیز ہے. اختلاف رائے حتیٰ کہ عزت جو ہے اور بد تہذیبی جو ہے یہ دوسری چیز ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے بھی ہے, آرٹیکل 19 اس کو اشور لیکن بیلنس ہونا چاہیے, بیلنس ہونا چاہیے. آلریڈی میں آپ کو بتاؤں ہمارا مسئلہ ایک قانون نہیں ہے, ہمارا مسئلہ قوانین جو موجود ہیں ان پر عمل نہ کرنا ہے. آلریڈی جو 2002 کا قومی سلامتی جو ہے وہ موجود ہے, ٹھیک ہو گیا. قومی سلامتی جو ہے ابوبکر صاحب ایکٹ بھی موجود ہے. بالکل, مجھے کلوزنگ دینی ہے. بہت شکریہ ابوبکر صاحب آپ کا بھی, اور گل نخیز اختر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.